जो हम लोग फिर से यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 का। यहाँ पे सेट नंबर 3 को लेकर ये फुल लेंथ टेस्ट है 100 प्रश्न पे आधारित, जो आप लोगों के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे होगा सारे, ठीक है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को कई सारे मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। ये टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन का फुल टेस्ट का। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जितने भी टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न पूछ जानते हैं वो भी आप लोगों को अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हिंदी के 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, मैथ के 100 क्वेश्चन, साइंस के 100 क्वेश्चन, ये सारे आप लोग को सीरीज बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहना सारे, और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना सारे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन हमारे बीच है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं उसका जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसकी समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है उसको अपने पद से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संयुक्त संसद के दोनों सदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। इसका मतलब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर एक का डी करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो ये राज्यपाल जी करते हैं। जब भी राज्य की बात करेगा ना तो ये राज्यपाल, नियुक्ति की अगर बात करेंगे कोई भी चीज़ का तो राज्यपाल करेंगे, और देश में राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो 2 का सही उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न हमारे पास। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य क्यों अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में, ठीक है, उनके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये हम लोगों को बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान, ये तो करना है भाई, राष्ट्रगान का सम्मान। कर का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर का भुगतान करना। ये मौलिक कर्तव्य को अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है कर का भुगतान करना। जो भी टैक्स भारत सरकार ने लगाया है वो भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, समझ में आने। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है भाई, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है। महान न्यायवादी का कर्तव्य क्या है, तो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, यही है भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य, ठीक है। और भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं भाई, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी। 4 का बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में कौन है भारत के महान न्यायवादी, तो भारत का वकील बोल सकते हैं इसको, जो भारत सरकार पर कानूनी मामलों को सलाह देता है, ठीक है। अभी कौन है, तो आर वेंकटरमणि है। कौन है, आर वेंकटरमणि अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन जो है, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, यही इसका सही कथन है। 5 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, समय कम है, यहाँ से जल्दी जितना से जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी बंद पत्र की बिक्री। क्या हो जाएगा, सरकारी बंद पत्र की बिक्री, सरकारी बॉन्ड, ठीक है। सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण जो है वो सरकारी बंद पत्र की बिक्री है, समझ में आ रही ना। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और पूंजीगत प्राप्तियाँ ये क्या होता है, देखो ये जो होता है ना, सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियाँ होती है जिनसे देयता पैदा हो या फिर वित्तीय परिसंपत्ति की मात्रा जो है कम हो जाती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं, ठीक है। ये सरकारी बजट के अनुसार है सारे चीज़। यहाँ पे सरकारी बंद पत्र की बिक्री इस पूंजीगत प्राप्ति का क्या है, एक उदाहरण है। तो 6 का बी करेक्ट होगा। 7 नंबर देखते हैं कि बजट घाटा क्या है। तो बजट घाटा जो है वो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जो है बजट घाटा है। क्या है, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जो है एक बजट घाटा है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका, और राजस्व घाटा का जो सही मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस हो जाएगा राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ ये फार्मूला है, इसी को प्राप्तियाँ। 7 का सी करेक्ट होगा। 8 नंबर है कि राजस्व व्यय क्या है। तो अभी जस्ट यहाँ पे राजस्व व्यय के बारे में पढ़े हैं
तो राजस्व व्यय जो होता है वो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशियाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 8 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। क्या हो जाएगा, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। तो 9 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से सभी को पता होगा, वो जाना जाता चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग बोलते हैं CR दास, फॉर शॉर्ट फॉर्म में CR दास। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये देशबंधु ही थे जो चित्तरंजन दास जी थे। तो सही उत्तर 10 का एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की भी स्थापना का या गठन किया था वो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास मिलकर। ठीक है, और यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो गया की अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, उनका भी अध्यक्षता किसने किया था भाई। तो ये देशबंधु ही किए थे, जिनका नाम था CR दास। अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्व क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव किया था। तो ये था 1940 ईस्वी में। कब था, 1940 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की प्रस्ताव लाहौर में जो है पारित किया था। ठीक है, पाकिस्तान देश की प्रस्ताव। अगला देखते हैं भाई 12 नंबर कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो बम जो फेंके थे ना 8 अप्रैल 1929 को, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो सही उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 12 का क्या हो जाएगा भाई, डी करेक्ट हो जाएगी। 13 देखते हैं कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। देखिए बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप की अगर बात करेंगे तो सांची स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सांची स्तूप। अगला देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में इसके स्थान पर क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन से मैं आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगी। ठीक है, 21 में 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, इसके बाद 7 जोड़ा है, इसके बाद 11 जोड़ा है, उसके बाद 13 जोड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देख लेना। यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे ये भी आपको रीडिंग का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14 और 392। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। इसको बना लेना सारे। अगला देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है भाई। त्रिभुज की संख्या बतानी है आप लोगों को। इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल 11 है। कितने भाई, 11 त्रिभुज है। टोटल कितने भाई, 11 त्रिभुज है। इसमें गिन लेना आप लोग। 16 का बी करेक्ट होगा। चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि कंडोन। कंडोन का क्या होगा यहाँ पे, अप्रोसिट सिनोनिम्स। तो कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, क्या होता है, माफ़ करना। अब बताओ यहाँ पे फॉरगिव, पनिश, स्कोल्ड, रिजॉइस, ये सारे आपको दंडित करना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरगिव, जिसका अर्थ होता है माफ़ करना। ठीक है, क्षमा करना। सही उत्तर 17 का ए। 18 है, ये आइडियम है। ठीक है ना, आइडियम फ्रेज है यहाँ पे। वन ऑन द बैक बर्नर, क्या होगा, ऑन द बैक बर्नर का अर्थ होता है कम प्राथमिकता देना। ठीक है, कम प्राथमिक होना, कम प्राथमिकता होना। तो यहाँ पे बताओ इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा 18 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी टू टेम्पोरली नोट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकोरेक्ट कौन सा शब्द है ये बतानी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, इनकोरेक्ट एन होना चाहिए यहाँ पे, तब ये सही होता। तो यहाँ पे 19 का क्या होगा, डी। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट में आपको बताने द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम अर्ली। इसका जो पेसिव इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी डायरेक्ट से, ये हो जाएगा आपका द गार्डनर सेड डैट दोज, दीज का क्या हो जाएगा, दोज रोजेज वुड ब्लूम, विल का क्या हो जाएगा, वुड ब्लूम अर्ली। तो सही उत्तर 20 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 21 देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि फास्टेन का यहाँ पे एंटोनिम उल्टा पूछा गया है। तो फास्टेन का मतलब होता है बांधना। क्या होता है भाई, बांधना। तो इसका उल्टा हो जाएगा छोड़ना या फिर रिलीज करना। तो सही उत्तर एक करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि थ्रू थिक एंड थिन, इसका एडियम बताना है क्या होगा इसका अर्थ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगी
पहले इसका अर्थ जानते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब प्रत्येक स्थिति में सुख दुख, प्रत्येक स्थिति में या फिर सुख दुख में, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगी एडियम का, तो ये हो जाएगा आपका 22 का अंडर ऑल सर्कमटेंसेज। क्या हो जाएगा अंडर ऑल सर्कमटेंसेज, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे ऑप्शंस भराएगा, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे भराएगा आपका एफिनिटी। क्या भराएगा भाई एफिनिटी, ठीक है। क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंड फादर। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसमें बताना है आप लोग को ब्रेक या फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी आपका क्रुम्बल। क्या हो जाएगा भाई क्रुम्बल। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें, अब हिंदी का है, इनमें से तिमीर शब्द का विलोम कौन सा है। इंग्लिश भी बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर रिजल्ट चाहिए तो इंग्लिश भी आपको बनाना पड़ेगा। इनमें से तिमीर शब्द का विलोम कौन सा है। तिमीर शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका अर्थ हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा, उसका उल्टा आलोक हो जाएगी, ठीक है। सही उत्तर ए, सही उत्तर डी हो जाएगा 25। अगला देखते हैं कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। तो जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो 26 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 27 देखते हैं कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द है अजर। क्या है अजर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शुक्ल का विलोम क्या होगा। शुक्ल का हो जाता है आपका कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, उल्टा। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ये रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और ये जो उक्ति है वो कहाँ है, तो स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्र से हीन तत्पुरुष समास है, बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं इसमें, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगी उसकी दुकान पर शुद्ध गए, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है इसमें, ठीक है। इसको लिखा रहना चाहिए इस तरीके से कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ठीक है ना। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, लेकिन लिखना क्या चाहिए था। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य है, इसमें शुद्ध नहीं होगा, गाय का शुद्ध घी मिलता है, इसमें प्रॉब्लम है। अगला देखते हैं कि वाक 1 और वाक 6 के मध्य वाक्यों का उचित क्रम क्या होगा। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी 32 का बी करेक्ट होगा। व र य ल, ठीक है। एक पहले होगा, उसके बाद व होगा, र य ल, और उसके बाद 6 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 32 का बी करेक्ट होगा। 33 देखते हैं, अभी सारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि वे क्रमशः एफ वी, एफ जी एवं एफ आर है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ वी ग्रेटर देन, यहाँ पे एफ लेस देन एफ आर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 33 का बी करेक्ट होगा, सी होगा, सी। आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध आर है। इसके कितने महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं जिसका हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 4 प्रकार जो है यहाँ पे प्रकार से संयोजन किया जा सकता है जिससे प्रत्येक बार समतुल्य प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। एक तो संयोजन क्रम में, उसके बाद समांतर में, फिर 2 श्रेणी, एक समांतर, फिर 2 समांतर 1 श्रेणी। 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु होता है तो वहाँ वैद्युत विभव भी का वैल्यू क्या होता है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। कौन सा गति स्थान समय का संबंध समीकरण है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति, समस्थान और समय तीनों का यहाँ पे ये सूत्र है, फॉर्मूला। अगला देखते हैं 37 नंबर के, वैद्युत हीटर का हीटर तार किस प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए। तो ये बना होनी चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक के तार से, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, सही है, गलत है।
गुरुत्वीय त्वरण जो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, यहाँ पे घटता है, बढ़ता नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण गहराई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये सही है विकल्प। अगला है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित और कहाँ बनेगी। देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे मान लेते हैं ये है और ये एफ है आपका और ये सी है। ठीक है, बोला गया एफ और सी के बीच में यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब और कैसा बनेगा। ठीक है, यही आपको बतानी है। तो यहाँ पे सी के उल्टा बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर 39 का सी हो जाएगा। यहाँ पे एफ होगा, पहले एफ उसके बाद सी, इस दोनों के बीच में है ना, तो इस दोनों के बीच में अगर रहता है तो ये प्रतिबिंब जो बन जाके बनता है वो आपका सी पर बनता है। ठीक है ना, वक्ता केंद्र पर बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सी पर बनेगा और यहाँ पे बड़ा बनेगा। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपको विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर, बी करेक्ट होगा। सौर पैनल में सौर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो सौर पैनल जो होता है वो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो 1761 में, 1526, उसके बाद 1556, उसके बाद 1761। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1556 में हुआ था द्वितीय, ठीक है, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में हुआ था, बी करेक्ट होगा इसका। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था, तो ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, 44 का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। 45 है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो शराबबंदी लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य था वो था गुजरात। ये कब लागू किया गया था भाई, तो 1965 में ही लागू कर दी गई थी, 1965 में। ठीक है, और केरल में 2014 में, केरल में कहाँ पे 2014 में, और बिहार में कब हुआ था 2016 में। ठीक है, 17 में। अगला है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये हुआ था 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों का चुनाव की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका नाम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न हमारे पास है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीट का उचित अवरोही क्रम, पहले बड़ा उसके बाद छोटा। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, सी करेक्ट होगा। और टोटल राज्यसभा जो है वो कितने राज्यों में है, तो 5 राज्यों में है। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है 49 नंबर की भारतीय संविधान में संशोधन किसके या फिर किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो ये होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, विधानमंडल नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 के वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी आपको बताना है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1, 3 और 4, ये 3 पॉइंट आपका सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करवाएंगे 51 से। वीडियो को लाइक कर लेना, इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सारे सेट का। ठीक है बच्चे।